आपके हिसाब से सर भारत में भारत के जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है आज, जो उनके लिए सबसे गोल्डन एरा कौन सा था? मतलब ऐसा कौन सा समय था जब वो उनके लिए सबसे बेस्ट था? क्या ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे, वो उनके लिए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी समय था? या फिर मुगल्स के टाइम पर, या फिर तथागत बुद्ध के समय पर? ऐसा कौन सा समय था जहां पर आज हम जिनको दलित कंसिडर करते हैं, जिनको बहुजन कंसिडर करते हैं, उनका सबसे बेस्ट पीक टाइम था? और उसके हमारे पास एविडेंस क्या है कि हाँ भाई उस टाइम बहुत हम सक्षम थे? क्या ब्रिटिश, जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्लेम होता है कि क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत में आए, उन्होंने भारत के लोगों का, दलितों को, महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पढ़ने का अधिकार दिया, तो तभी बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ पाए, तभी उनके पिताजी की नौकरी लग पाई और वो पढ़ पाए। तो कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स काल था वो दलितों के लिए काफी ज्यादा गोल्डन एरा था। तो आपकी नज़र में सर आप क्या समझते हैं, या फिर आज का जो समय है वो भारत के लिए, वो दलितों के लिए गोल्डन एरा है संविधान के अंडर? और मुझे लगता है कि आज का तो खैर बेसिकली होना ही चाहिए, क्योंकि हम संविधान के अंडर में रह रहे हैं। भारत के हर महिला, भारत के हर दलित, शोषित, वंचित समाज के व्यक्ति को आज संविधान के अंडर हर वो सुविधा मिल रही है जो पहले कभी नहीं मिली थी। तो सर आपकी इसके ऊपर क्या राय है? हम्म। जी, देखें, अगर हम ध्यान से देखें पूरे भारत के इतिहास को, तो एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि भारत में आज जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज है, इसका सबसे गोल्डन पीरियड जो है, वो बुद्ध और बुद्धिज़्म के समय ही रहा है। उसके बाद से अगर हम दूसरा टाइम पीरियड लेते हैं, तो वो ब्रिटिश काल में होता है। और हम्म। अगर आज की डेट में देखें तो ये दूसरा पीरियड होगा, ब्रिटिश को हम तीसरे पे रख सकते हैं। और मुगल काल सबसे बदतर रहा है, मुस्लिम शासन काल सबसे बदतर रहा है। क्योंकि इन चारों जो हम्म। पॉइंट्स हैं, इस पर हम एक-एक करके फ़ोकस करेंगे, क्यों अच्छा रहा और क्यों बुरा रहा, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ सकेगा। बुद्धा के समय में इसलिए बिल्कुल गोल्डन सर, बिल्कुल। पीरियड में रहा, क्योंकि उस समय हर एक व्यक्ति अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ था। हर व्यक्ति जहाँ पे रहता था, वो ज़मीन उसकी होती थी, अब वो अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ होता था। तो वो उस जगह पे खेती करता था और राजा को बस उसको 1/6 या 1/8वाँ भाग देना होता था, बाकी अपने मज़े से रहता था। कोई छुआ-छूत की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई रोक-टोक नहीं थी, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। उसको टैक्स से मतलब था राजा को। और ये चीज़ देखा गया कि बुद्धा या बुद्धिज़्म के समय में सबने ये काम किया है। अगर हम ध्यान से देखें, जातकों को पढ़ते हैं, तो हमेशा ज़िक्र आता है, कभी ऐसी कोई किसी विदेशी यात्री ने भी कभी नहीं लिखा कि नालंदा विश्वविद्यालय में अमुक जाति को या अमुक वंश के लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया या उनका एडमिशन कैंसल कर दिया गया। विदेश के लोग पढ़ हम्म। सकते थे, विदेश से लोग आके। यानी कि इन ये जो पढ़ाई से रोका गया है, बुद्धिज़्म के खत्म होने के बाद रोका गया। कैसे रोका गया? पहले यूनिवर्सिटी जलाई गई। तारानाथ जब बोलते हम्म। हैं कि 2 तीर्थिका ने जला दिया। तीर्थिका किसको बोलते थे? गैर बुद्धिस्ट को। यानी आज का जो तीर्थंकर। ब्राह्मणिज़्म है, ओके। उसको बोलते थे तीर्थिका। सुम्पा खान जो हम्म। हैं तिब्बत ओके। के, वो भी बोल रहे हैं कि 2 तीर्थिका ब्राह्मणों ने जला दिया था। क्यों बोल रहे हैं? वो इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। तो अब हमें ये बात समझनी हम्म। पड़ेगी कि हमेशा गोल्डन पीरियड बुद्धिज़्म के समय था। आज का कॉन्स्टिट्यूशन हमें सारे राइट्स दे रहा है, तो उसके बाद से ये दूसरा पीरियड है। तीसरा पीरियड ब्रिटिश का, हालाँकि आज के समय में भी बहुत सारी घटनाएँ लगातार आ रही है, बहुत पीछे अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन फिर भी हम इसको सेकंड पे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स दे रहा है। तीसरा पीरियड ब्रिटिश का है, जिसने पहली बार वो राइट्स दिए जो उसके पहले मुस्लिम शासन काल में नहीं मिल पा रहे थे। मुस्लिम शासन काल में राइट्स पाने का एक ही हक था, आप मुस्लिम बन जाओ। जितने भी एससी एसटी थे, ओबीसी थे, जब वो ब्राह्मणिज़्म का शिकार होते थे, तो वो क्या करते थे, मुस्लिम्स के पास जाकर कहते थे कि भई हमको हक अधिकार चाहिए, हमको मुस्लिम बना लो। उन्हें लगता था कि मुस्लिम बन जाएँगे तो मुस्लिम का हमें सहयोग सत्ता मिलेगी, तब हम फाइट कर पाएँगे इनसे। तो उनके समय में मुस्लिम शासन काल में नहीं था। मुस्लिम शासन काल में क्या हुआ कि जैसे ही भारत में बुद्धिज़्म कैसे खत्म हुआ?
सवाल ये है जिस पर कोई बात नहीं करता है। अक्सर हाँ, एक पॉइंट को छुपा दिया जाता है जो सबसे पहले शुरू में मैं बोला था कि भारत में बमन-शमन थे। पूरी दुनिया में समन पाए जाते हैं, भारत में बमन-शमन पाए जाते हैं। लेकिन ये बमन गया कहाँ, समन कहाँ गया? जहाँ-जहाँ समन था, वहाँ-वहाँ बुद्धिज़्म बचा रहा। जहाँ-जहाँ बमन-शमन था, वहाँ का समन गायब हो गया। कैसे? कैसे गायब हुआ, बमन बचा रह गया? कैसे? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत की गुलामी जो है, मुस्लिम्स के आने के बाद से गद्दारियों के कारण हुई है। भारत का एक तबका ने गद्दारी की है, पूरी की पूरी गद्दारी है और यही गद्दारी जो है, उसके अंदर नफ़रत पैदा की हुई है कि असल में वो नफ़रत करता है, सामने वाले से। भारत के जिन लोगों ने गद्दारियाँ नहीं की उनसे, क्योंकि उसे हमेशा इस बात का डर है कि ये लोग बोल देंगे कि तू गद्दार है इस देश का। समझ रहे हैं ना? इस बात को छुपाने के लिए उसने हर वो प्रोपेगेंडा खड़ा किया, हर वो झूठ खड़ा किया है, ताकि लोग जो हैं सच न बोल सकें, न सच कभी प्रकाशित हो सके और न कभी सामने आ सके। आप बताएँ, ज़मीन खोदते हैं आपको बुध मिलते हैं, बोधिसत्व मिलते हैं, स्तूप मिलता है। विदेशी आते हैं पूरे हुँ। धरती पर उनको बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, तारा देवी मिलते हैं। लेकिन आपको इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि भारत में पौराणिक काल था, शैव मार्ग था, वैष्णव थे, वैदिक काल था। ये पढ़ाया जा रहा है इतिहास में। हुँ। अ, अब आप देखिए कितना उल्टा पढ़ाया जा रहा है। एकदम पैरेलल झूठा और कपोड़ हिस्ट्री भारत में खड़ा कर दिया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि जब असल इतिहास खड़ा होता भारत में, तो लोग सवाल पूछते कि यार हम इतने स्ट्रॉन्ग थे तो गुलाम कैसे हुए? और जैसे गुलामी की बात आती, तो फिर बात आ जाती कि भारत में गद्दार कौन-कौन था जो मुस्लिम के आने पर मुस्लिमों के साथ हो लिया? वो कौन था योगेश्वर ब्राह्मण जिसने गयासुद्दीन बलबन के लिए उसको विष्णु के अवतार से तुलना कर दी? इंस्क्रिप्शन लिखवाया जा रहा है बाकायदे कि क्षीर सागर में छाती पर लक्ष्मी जी के साथ बड़े आराम से विष्णु जी आराम फरमा रहे हैं कि उनका सबसे योग्य शासक आमीर यानी गयासुद्दीन बलबन अब राज कर रहा है। चाटुकारिता की हद देखिए। ये वो बलबन है जिसके ठीक 70 साल पहले, 73 साल पहले के करीब में नालंदा जलाने की बात आ रही है। आप सोचिए। नालंदा को तीर्थकों ने जलाया तो जलाया ही, खिलजी ने उड़ांतपुरी जलाया था। उसके ठीक 70-73 साल बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तारीफ़ें कसी जा रही हैं, ब्राह्मणों के द्वारा इंस्क्रिप्शंस पे। मुगल काल में अकबर के दरबार में बैठा जा रहा है। पूर्व जन्म का शंकराचार्य का ब्राह्मण घोषित किया जा रहा है। क्या किसी बुद्धिस्ट ने घोषित किया? क्या बुद्धिस्ट ने अपने त्रिपिटक में या अपने जातकों में किसी मुस्लिम शासन को अपना भाई या बड़ा भाई या अपना सा संबंधी दिखाया या उनके दरबार में बैठा? नहीं। जितने बुद्धिस्ट थे, वो अपना सर कटा लिए, सर झुकाए नहीं। उनके देश खत्म हो गए। जहाँ-जहाँ बुद्धिज़्म खत्म हुआ, उसने सबने अपने सर खटा लिए लेकिन झुके नहीं। लेकिन यहाँ के जो गद्दार थे दरबार में बैठ गए, इन्होंने गद्दारियाँ की और भारत गुलाम होने की स्थिति में नहीं था, फाइट करने की स्थिति में था, लेकिन कुछ लोगों ने धोखा देके उनके साथ गद्दारी करके हाथ मिला लिया। अब ये सारी चीज़ें कहानियों को छुपा लिया गया जिस कारण से लोगों को सच ना पता चल सके और जहाँ गद्दार होता है, वहाँ पे जो देशभक्त होता है, सज़ा देशभक्त को काटनी पड़ती है। आज सारे देशभक्त जो हैं एससी, एसटी, ओबीसी बना के और उनकी सारी चीज़ें छीन ली गई और उन लोगों ने अपनी घर की तिजोरियाँ भर ली जो गद्दारी किए। ये भारत का इतिहास है। तो सर मतलब तो आपके कहना जितना मैं आपका कहना का जी, समझ पा रहा हूँ, तो आप मुझे लगता है कि भारत आप सीधा 2 चीज़ों पर आपकी उँगली उठी हैं। पहला आप भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पूरी उँगली उठा रहे हैं कि जो भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर एकेडमिक्स के अंदर जो हमें इतिहास पढ़ाया गया, वो सही से नहीं पढ़ाया गया। क्योंकि इतिहास को पढ़ाने का और इतिहास की रिसर्च सामने लाने का काम भारत के एएसआई का होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने हमें कभी सही से इतिहास पढ़ा ही नहीं, मतलब इंटेंशनली, ऐसा नहीं कि उनको ऐसा पता है, मतलब वो मानते हैं कि ये जो आज हम इतिहास पढ़ते हैं,
उन्होंने इरादे से ये चीज़ छुपाई, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, भारत में जातिवाद है और जातिवाद को सबसे ज़्यादा जीवंत किया है कुछ खासकर जातियों ने जिनका पूरे भारत पे कब्ज़ा है। और ये जो खास जातियाँ अपने को कहती हैं, ये खास जातियाँ के अंदर इतना ज़्यादा पूर्वाग्रह है कि ये आपस में शादी करते हैं, अपने ही लोगों को आगे प्रमोट करते हैं, दूसरों के हक अधिकार पर ये गंदी-गंदी गालियाँ लिखते हैं सोशल मीडिया पे। कि रिज़र्वेशन वाला है, ये वाला है, वो वाला है और ये इतने ज़्यादा जातिवादी लोग हैं, जब ये किसी भी पोस्ट पे जाके बैठ जाते हैं, तो इनकी जातिवादी मानसिकता जो है, वो जातिवाद हमेशा इनके दिमाग में काम करते रहता है। मतलब जैसे आप एक फ़िल्टर होता है ना, जब आप कुछ सर्च करते हैं, तो एक फ़िल्टर लगा देते हैं। तो जो सर्च में जो-जो पॉइंट आएगा वो फ़िल्टर के साथ आएगा। तो ये जो जातिवादी वाले जो कीड़े हैं ना, ये जब भी कहीं पे भी बैठे हुँ, रहेंगे, तो इनके अंदर ना एक जातिवाद का फ़िल्टर लगा होता है, कि हमें सारी चीज़ें चाहिए लेकिन जाति इस जाति के साथ। कारण ये हुआ कि इतिहास के जितने भी आज तक जितने रिसर्चर बने, इतिहासकार बने, जो भी बने, इस फ़िल्टर के खाँचे के अंदर आए। बताइए कितने बहुजन इतिहासकार की किताबें ये लोग एनसीईआरटी में आज तक पढ़ाए हैं? नेग्लिजिबल बता होगा दें सर हमें। बिल्कुल। फ़िल्टर लगा मुझे नहीं हुआ है लगता ना, ऐसा कोई। ये हाँ, हाँ। जाति वाला फ़िल्टर लगा देते हैं कि हमको सब हुँ, चीज़ चाहिए पर इस फ़िल्टर के साथ चाहिए। तो एएसआई में जितने आज तक बैठे हुए आप पता लगा लीजिए कितने बहुजन हैं, कितने बुद्धिस्ट हैं। हुँ, भारत का इतिहास बुद्धिस्ट का है, हुँ, लेकिन एएसआई में एक भी बुद्धिस्ट नहीं है ताकि उनके जो चीज़ें एक्सकवेशन से आ रही हैं वो बता सके कि ये बुद्धिज़्म का है कि किसका है। अब जब हुँ, एक व्यक्ति जिसका ऑलरेडी संघर्ष है, मान लीजिए हिंदू-मुसलमान का संघर्ष है और फैसला कर्ता सारे हिंदू हैं, तो फैसला हुँ, हिंदू के पक्ष में जाएगा ना। अगर बिल्कुल भारत सर। के इतिहास में हर जगह खुदाई से बुद्धिस्ट निकल रहे हैं, सारा इतिहास बुद्धिस्ट का और एएसआई में बुद्धिस्ट है ही नहीं स्कॉलर। ट्रू। वो स्कॉलर है जिस पर आरोप है कि इसने ही कब्ज़ा करके रखा हुआ है, ब्राह्मणाइज़ करके रखा हुआ है। तो आप कहाँ से वो आपको सही से इतिहास देगा? वो तो अवलोकतेश्वर बुद्ध को वो तो विष्णु ही समझेंगे अगर वो सारे हिंदू बैठे होंगे तो। हाँ। आप मतलब इस सेंस में कहना यही चाह रहे तो हैं? यही तो हुँ, किया गया है। हुँ, हुँ, यही तो हुँ, किया गया है ना दरअसल। और ये इसलिए किया गया है ताकि लोग इस बात को सवाल न खड़ा कर सके कि ये आज 7वीं सदी से पहले कर क्या रहे थे। आज तो मंदिर है, लाखों मंदिर हैं, तो लाखों मंदिर में बैठ के अरबों-खरबों का दान-पेटी ले रहे हैं। तो 7वीं सदी से पहले जब कोई मंदिर था ही नहीं, 10वीं हुँ, सदी से पहले मंदिरों का उतना प्रचार था ही नहीं, इनकी जीविका कैसे चलती थी? हुँ, हर जगह बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी चला के जी, अपना पढ़ाई करते थे, अपना उन लोगों का डोनेशन मिलता था। ब्राह्मण अगर था तो उसकी जीविका कैसे चलती थी? मंदिर-वंदिर तो थे नहीं, हर जगह तो अवलोकितेश्वर थे, तारा देवी थे, बुद्ध थे। ये पूजा-पाठ किसकी करते थे फिर? इनकी जीविका कैसे चलती थी? यज्ञ-हवन के सबूत मिलते नहीं हैं। लोग सारे लोग बुद्धिस्ट थे, आम जनमानस की भाषा पाली-प्राकृत थी, संस्कृत भी नहीं थी, संस्कृत लोग जानते तक नहीं हुँ, थे। तो इनकी कहाँ से हुँ, जीविका चल ये सारी चीज़ें छुप जाए, इसके लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा है, पहले वैदिक काल था, फिर पौराणिक काल आया, तो यज्ञ से हम जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब सारा झूठा इतिहास इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, जो चीज़ कभी प्रैक्टिकल था ही नहीं, धरती पे ही नहीं था कभी। तो सर आज के हम सर्कमस्टांसेस को देख रहे हैं जिस तरह के भारत में आज अंधविश्वास अपने पीक पर है लेकिन साइंस को मानने वाले लोग और एथिज्म को मानने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं तो आपको लगता है कि जो एथिज्म की आइडियोलॉजी वाले लोग होंगे या फिर अम्बेडकर आइडियोलॉजी वाले लोग होंगे वो कभी पीक पर पहुंच पाएंगे वो कभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े हेड बन पाएंगे जैसे कि एएसआई है जैसे कि एनसीईआरटी है सॉरी सीबीएसई है आई एम सॉरी तो इस तरह के पदों पर बैठ पाएँगे कि वो एक्चुअल इतिहास पढ़ा पाएँ और दूसरी बात बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि शायद 1-2 बार कोई बैठ भी गया होगा, क्योंकि अब वो संविधान के दायरे में है। लेकिन क्या वो उन चीज़ों को पढ़ा पाएँगे? मुझे तो ऐसा कई बारी मेरे को लगता है कि भई एथिस्ट व्यक्ति अपना कभी एक प्रधानमंत्री चुन पाएगा, नहीं चुन पाएगा? क्या हमारा एथिस्ट व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री होगा ही नहीं होगा या फिर अम्बेडकराइट प्योर अम्बेडकराइट होगा ही नहीं होगा या फिर प्योर बुद्धिस्ट होगा ही नहीं होगा?
आपको क्या लगता है कि भारत के सर्कमस्टांसेस को देखकर कि वो समय कितना दूर है कि यहाँ एथिस्ट या अम्बेडकराइट व्यक्ति भारत के बड़े-बड़े पदों पर या फिर ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए होंगे? व्हाट डू यू थिंक सर? जी। देखिए, जब हम एथिस्ट वर्ड कहते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें भारत में हमारे अंदर ना मानवता नहीं है। हम ईश्वर हुँ, वगैरह, आत्मा वगैरह को हटा देते हैं, पाखंड वगैरह हुँ, को हटा देते हैं, लेकिन हमारे अंदर ना ह्यूमैनिटी, वो सेंसिटिविटी नहीं है, जो भारत में एक बहुत बड़ा तबका हज़ारों सालों से जो वो पीछे रह गया है, शोषित है, वंचित है, उसके उत्थान के लिए हम कुछ करना नहीं चाहते, ऐसा साउंड करता है। इसीलिए हुँ, मैं अब एथिस्ट की बजाय अम्बेडकराइट वर्ड जो है ज़्यादा सूटेबल बनता है। अम्बेडकराइट वर्ड जब हम कहते हैं तो उससे ऐसा फ़ील आता है कि ये एक ऐसा वर्ग है जो हर एक वर्ग को अधिकार देने की बात करता है। उन वर्गों को जो शोषण कर रहे थे, जो शोषण करते आए हैं, उनको भी हक देता है कि लीजिए भैया, आपने तो 100% शोषण किया, आपकी जनसंख्या 10-15% है, फिर भी आपको 50% से ज़्यादा जगह दी गई है, तब भी हुँ, आपको दे दी गई। तो अम्बेडकराइट एक वो वर्ग है जो सबके हक अधिकार की बात करता है। अब ज़रा सोचिए, ऐसे व्यक्ति जब तक अगर इन सारी जगहों पर नहीं आएँगे तब तक भारत में इक्वालिटी कैसे आएगी? डे बाय डे भारत में गैप बढ़ते जा रहा है, इकोनॉमिक गैप बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। गरीब लोग और गरीब हो गए हैं, अमीर हुँ, बिल्कुल अमीर होते जा रहा है। मीडियम का जो क्लास है उसकी हालत सबसे खस्ता है। आप जो हैं आज स्कूल कॉलेजेस की फ़ी पता लगा लीजिए। आप हर एक चीज़ की चीज़ें पता लगा लीजिए, आप पाएँगे कि हर एक चीज़ का जो महँगाई है हर साल बढ़ते जा रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है लोगों का। ये गैप कैसे फुलफ़िल होगा? ये तभी हो सकता है जब इन सारे जो रूलिंग जगह है यहाँ पे अम्बेडकराइट बैठे, जिनके अंदर ह्यूमैनिटी होती है कि सबको साथ लेकर चलने की। अगर वहाँ पे पहले से फ़िल्टर वाला वो व्यक्ति बैठा हुआ है जो हर जगह फ़िल्टर लगा देता है कि जाति का फ़िल्टर, कि ये जाति होनी हुँ, चाहिए, तो उसके माइंड में तो इक्वालिटी कभी है नहीं ना, है नहीं। हुँ, उसको तो हुँ, तब भी बात समझ में नहीं आती थी कि एक तालाब है, उस तालाब में कोई मरियल, बीमार कुत्ता, बिलार, सियार भी पानी पी सकता है, लेकिन जब इंसान पीने जाता था तो जाति देख के उस पर लाठी डंडा से हमला करने लगता था। उसमें वो हुँ, ह्यूमैनिटी तब नहीं आ पाई थी। ना किसी दूसरे ब्राह्मण में इतनी हिम्मत आ पाई कि वो खड़ा होके बोल सके कि यार हम लोग ये गलत कहते हैं, गलत करते हैं। तो इनके अंदर तो कभी भी न्यायिक चरित्र था ही नहीं। एकाध एक्सेप्शनल जो आ जाएँ, तो वो लोग भी क्या करेंगे, थोड़े बहुत बोल लेते हैं लेकिन उनका प्रभाव पड़ता नहीं। यहाँ तो पूरे के पूरा एक समाज की ज़रूरत है ना, एक पूरे संख्या की ज़रूरत है और वो सिर्फ़ अम्बेडकराइट कर सकते हैं। तो अम्बेडकराइट लोग बिल्कुल पहुँचेंगे। जितने भी वर्ग से जो रेशनलिस्ट हैं, सब लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। जब तक एक साथ नहीं आएँगे और अम्बेडकराइट से कंधा मिला के नहीं काम करेंगे, तब तक ये सिस्टम नहीं चेंज होने वाला है।